हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएलई। एसएलई में क्या होता है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है पूरी बॉडी में इस डिजीज़ में। ये क्या होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, कॉमन होती है इन फीमेल ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। मतलब ये फीमेल और मेल का रेशियो होता है 9:1 का। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जेनेटिक्स में बता रखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर होता है होमोजाइगस डिफिशियंसी ऑफ C1QRS, C2 एंड C4 कॉम्प्लीमेंट। फिर बता रखा है कि जो ट्रैक्स जीन होता है ऑफ क्रोमोसोम X, उसका म्यूटेशन हो सकता है। HLA-DR3, DR2, B8 से भी इसका एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएटेड होता है CTLA4 एंड स्टेट 4 से। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बता रखा है इसमें कि जो कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, जैसे कि फीमेल्स और OCP यूज्ड या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और प्रेगनेंसी, इन सब में भी इसकी रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग से भी रिस्क बढ़ती है इसकी। सिलिका एक्सपोजर, एप्स्टीन वायरस का इन्फेक्शन, विटामिन डी की डिफिशियंसी, इनसे भी इसका रिस्क बढ़ता है। फिर बढ़ते हैं इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है SLICC, सिस्टमिक ल्यूपस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्राइटेरिया। इसमें दो चीज़ होती है, एक तो क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है। क्लिनिकल क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है स्किन लीजन्स। ये 3 तरह के रेश होते हैं इसमें। सबसे पहले एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट रेस होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, फोटो सेंसिटिव मेलार रेस होते हैं, मतलब मेलार एरिया में होते हैं, और ये स्पेयर करते हैं नेजोलिवल फोल्ड को। ये बटरफ्लाई शेप के होते हैं और इरिथमेटस स्केली लीजन्स होते हैं, जैसे कि इसमें फोटो में दिखा रखा है कि भाई इसमें बटरफ्लाई शेप के लीजन्स हैं और ये नेजोलिवल फोल्ड को स्पेयर कर रहे हैं। फिर बता रखा है सब एक्यूट रेस होते हैं जो कि 4 आर्म्स पे होते हैं, मेनली सिमेट्रिकल होते हैं, नॉन स्कारिंग होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडी के साथ, और क्यूटेनियस रिदमा होता है इनमें। क्रोनिक में आते हैं अपने DLE मतलब डिस्कोइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस। इसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं और हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, वाइल सेंटर होता है वो एट्रोपिक होता है और हाइपोपिगमेंटेड होता है, जैसा कि इस इमेज में दिखा रखा है कि इसमें जो पेरीफेरी वाला पार्ट है वो हाइपर पिगमेंटेड और एलिवेटेड है, जबकि सेंटर वाला पार्ट एट्रोपिक है और हाइपोपिगमेंटेड है। इसके अलावा इसमें ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, एलोपेशिया हो सकता है, आर्थराइटिस में मोर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड नॉन इरोजिव नॉन डिफॉर्मिंग सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है। किडनी में प्रोटीनूरिया होगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है। न्यूरोलॉजिकल में साइकोसिस, सीजर्स ये होते हैं। ब्लड में पैनसाइटोपिनिया होता है, सारे काउंट्स कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाएगा, WBC 4K से कम हो जाएगा, लिम्फोसाइट काउंट लेस देन 1K, प्लेटलेट भी लेस देन 1 लाख हो जाती हैं। फिर आता है अपना सेकंड नंबर पे, पहला था क्लिनिकल क्राइटेरिया, दूसरा आता है इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में मोस्ट सेंसिटिव जो एंटीबॉडी होती है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी होती है वो होती है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और इसमें बता रखा है कि इफ़ डबल नेगेटिव प्रेजेंट है ना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, तो इसका मतलब कोई भी SLE नहीं है, उसके SLE है ही नहीं। मतलब 2 बार टेस्ट कराया, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नेगेटिव आई, तो इसका मतलब SLE नहीं है। एंटी DSDN एंटीबॉडी होती है वो कोरिलेट करती है विद डिजीज सीवियरिटी और ये स्पेसिफिक भी होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है। मोस्ट स्पेसिफिक में आती है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। फिर आता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट लेवल, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो ये अपने हो गए इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। तो अपन जो क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल जो क्राइटेरिया है ना, वो दोनों मिला के मोर देन 4 होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ऑफ ईच क्लिनिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए। फिर आता है अपना कि क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में बता रखा है इसमें कि फैटिक होता है वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है। इसके अलावा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम सेकेंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। नॉन इरोजिव सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है, इसमें मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट। थर्ड मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर होता है वो एसोसिएटेड होता है स्किन के साथ। फिर आता है अपना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन इज कोग्निटिव डिसफंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या होता है, तो कोग्निटिव डिसफंक्शन होता है। एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी होती है जिनको एंटी ग्लूटामेट एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होती हैं। साइकोसिस होता है वो ड्यू टू स्टेरॉइड होता है, और साइकोसिस में एंटी राइबोसोमल एंटीबॉडी होती है ना, वो प्रेजेंट होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब होता है, इफ़ मोर देन 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं इन 1 वीक, तो इससे हो सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मीन्स देयर इज नो इन्फेक्शन
बट देर आर फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस। इसके अलावा माइलोपैथी होगी, नॉन कंप्रेसिव ओनली इन्फ्लामेशन होगा, थोरेसिक स्पाइन होता है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। फिर आता है अपना कार्डिक लीजन। कार्डिक लीजन में मोस्ट कॉमनली जो कार्डिक लीजन होता है वो होता है पेरिकार्डाइटिस। मोस्ट सीरियस होता है वो होता है मायोकार्डाइटिस, जिसमें कंडक्शन डिफेक्ट होता है और अरिथमिया होता है। इसके अलावा ये है ना कभी भी टेम्पोनार्ड नहीं करता। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें एंडोकार्डाइटिस होता है, उसको बोलते हैं लिबमान सेक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये कल्चर नेगेटिव होता है, मोस्ट कॉमनली ये मिट्रल वॉल्व को इन्वॉल्व करता है, और इसमें बता रखा है ट्रीटमेंट है ना वाल्वोप्लास्टी होता है, ना कि स्टेरॉयड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें वाल्वोप्लास्टी करना होता है अपने को। फिर आता है पल्मोनरी लीजन्स। पल्मोनरी लीजन्स में मोस्ट कॉमन वही, जैसे उसमें कार्डिक लीजन्स में पेरिकार्डाइटिस था तो इसमें प्लूराइटिस हो जाएगा। फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होती है इससे एसोसिएटेड, तो होती है ILD, जिसमें श्रिंकेज लंग सिंड्रोम भी हो सकता है ड्यू टू डायफ्रामेटिक पाल्सी। इसके अलावा DAD होता है, DAD मतलब डिफ्यूज एल्यूलर डैमेज, इसमें ARDS लाइक एक्सरे होती है। हेमेटोलॉजिकल में अपने को पता ही है, मोस्ट कॉमन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है। इसके अलावा बता रखा है कि इसमें स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉयड देते हैं जो कि इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, तो इससे काउंट कम मतलब ये नहीं होगा, फिर एनीमिया नहीं होगा। और इसमें कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन तो वापस से एंटीबॉडी बनेगी, वापस से हिमोलिसिस होगा, तो कंडीशन और वर्सन हो जाएगी। फिर बता रखा है गिव हाई डोज स्टेरॉयड। इसमें अपन 1 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं फॉर 3 डेज, इसको ही पल्स थेरेपी बोलते हैं अपन। GIT में इंटेस्टाइनल स्टीम में होता है। ओकुलर में मोस्ट कॉमन ड्राई आई होती है। मोस्ट सीरियस इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब बताते हैं अपन कि सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में मोस्ट कॉमनली कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना वो होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सेकंड नंबर पे होता है क्यूटेनियस मतलब स्किन, और थर्ड नंबर पे हेमेटोलॉजिकल। फिर बता रखा है इसमें ENA होती है, वो मोस्ट सेंसिटिव होती है, अपन ने पढ़ी लिया था 98% सेंसिटिव होती है, और इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं अपन। स्पेकल्ड पैटर्न होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस होती है, जैसा कि इस इमेज में अपने को दिखाया गया है। ठीक है, फिर आता है अपना मोस्ट स्पेसिफिक का। इसमें आता है अपना एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जो कि मोस्ट स्पेसिफिक होती है, इसमें स्पेकल्ड पैटर्न होता है। फिर एक एंटी DS-DN एंटीबॉडी होती है जो कि स्पेसिफिक होती है और कोरिलेट करती है विद डिजीज सीवियरिटी। इसमें पेरिफेरल रिम पैटर्न होता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, पेरिफेरल रिम पैटर्न। ठीक है, फिर बता रखा है कि एंटी रो एंटीबॉडी। एंटी रो एंटीबॉडी होती है ना, उसमें यदि ये प्रेजेंट होती है तो रिस्क ऑफ न्यूनेटल ल्यूपस की रिस्क बढ़ जाती है और हार्ट ब्लॉक की रिस्क भी बढ़ जाती है। बट जो नेफ्राइटिस होता है ना, ल्यूपस नेफ्राइटिस, उसकी रिस्क कम हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ल्यूपस नेफ्राइटिस की रिस्क को एंटी रो एंड एंटी ला दोनों कम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा U1RNP होता है, वो एसोसिएटेड होता है विद मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ, तो ये SLA में भी प्रेजेंट होगा। फिर आता है एली बॉडी। एली बॉडी होती है वो होमोजीनस स्टैंड बॉडी होती है, और ये न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस के साथ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जुड़ जाती हैं तो उससे मिलकर बनता है। तो एली सेल क्या होती है? एली सेल होती है जब न्यूट्रोफिल होती है वो एली बॉडी को एनगल्फ कर लेती है ना, तो उसको बोलते हैं एली सेल। फिर होता रखा डिजीज जो एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ती है ना, तो कॉम्प्लीमेंट कम होता है, और डिजीज DS-DNA होता है ना वो बढ़ता है। ट्रीटमेंट के लिए बता रखा है यदि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना तो NSAIDs देते हैं अपन। और बता रखा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होती है ना वो दे सकते हैं अपन। उसमें अपने को फंडस का एग्जामिनेशन करवाना होता है एनुअली, क्योंकि इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है। बुल्सआई मैकुलोपैथी होती है, बुल्सआई मैकुलोपैथी इसमें दिखा रखी है, ऐसी होती है। तो इससे इसको चेक करने के लिए अपने को ये कराना है, यदि ये होती है तो स्टॉप करना है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को। ठीक है, फिर स्किन लीजन के लिए सन प्रोटेक्टिंग क्रीम्स यूज करनी है, जिनका सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है वो मिनिमम 15 होना चाहिए। फिर होता है फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पल्स थेरेपी देनी होती है। नई ड्रग आई है एक बेलीमुमेब जो कि एंटी बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेटरी होती है। फिर बता रखा है कि प्रेगनेंसी और SLE का क्या एसोसिएशन है। तो फर्टिलिटी रेट SLE की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होती है, नॉर्मल रहती है, बट अबॉर्शन की रिस्क है ना वो बढ़ जाती है। तो इसलिए डिजीज की जो सीवियरिटी है ना वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम लोएस्ट डोज ऑफ इफेक्टिव स्टेरॉयड देते हैं, मतलब इफेक्टिव स्टेरॉयड हो पर उसकी लोएस्ट डोज देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ होती है कि प्लेसेंटा होता है ना वो इनएक्टिवेट कर देता है स्टेरॉयड को। तो अपने को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ना वो मेन ड्रग है, वही ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा फोटो सेंसिटिव यदि SLE होती है तो उसमें भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
फिर एक लास्ट टॉपिक है कि ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई होता है, उसमें 4-5 पॉइंट है। तो एक है कि ये मेल और फीमेल में इक्वल होता है, एंटी स्टोन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी स्टोन एंटीबॉडी आर एसोसिएटेड विद ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में इसमें डिफ्यूज पैटर्न होता है एंड नो ग्रेनुलर अपीयरेंस। ये कभी भी है ना ब्रेन और किडनी को इन्वॉल्व नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस किस ड्रग से होता है, तो सिप ड्रग से होता है, सल्फोनेमाइड, हाइड्रालेजिन, आइसोनियाजिड और प्रोकेनेमाइड। फिर इसमें बता रखा है कि जो ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है ना उसका क्लासिफिकेशन, इसमें 6 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास होती है मिनिमल मीजेंजियल, सेकंड होती है मीजेंजियो प्रोलिफरेटिव, थर्ड में फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, फोर्थ में डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, फिफ्थ में मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, सिक्स में स्क्लेरोजिंग ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफ्यूज जो फोर्थ क्लास है ना, डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस वाली, ये मोस्ट कॉमन होती है और मोस्ट सीवियर भी यही होती है। इसमें वायर लूप लीजन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको याद रखना है अपने को। बस ये पूरा एसएलई ख़त्म होता है अपना।